हर रोग की चिकित्सा है और सारी चिकित्साएं ऐसी ही बताई गई है कि अपने को इस रोग में, जैसे मान लो खांसी आ रही है तो घर में क्या करना है। छोटी सी बात बता दे, तुम चाय पीते हैं सबके सब, उसमें ग्लूकोज डाल दो, चाय में ग्लूकोज डालकर पी लो, खांसी बंद हो जाएगी। 5-7 दिन तक लगातार पी लो। ऐसी छोटी छोटी चिकित्साएं, सारी चिकित्साएं। गेहूं का पानी पी लो, गेहूं को उबालकर और उसे छानकर एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पी लो, खांसी खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून योग दिवस का दिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं गांव में हूँ और गांव में भी छोटा सा 21 जून पर योग दिवस पे स्कूल में प्रोग्राम है। चलिए आपको भी मैं वहीं लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बैठना, पीछे आना चाहिए, रिलैक्स बैठना। आपको वैसे पद्मासन रिलैक्स होके बैठे, अलाथी पलाथी मार के कहते हैं, रिलैक्स होना है। दूसरा, कमर जो है वो आपकी झुकी हुई ना नहीं है, रिलैक्स हो, कमर सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। रीढ़ की हड्डी का हमारी बुद्धि से कनेक्शन होता है और जब रीढ़ की हड्डी सही होती है तो हमें स्वास्थ्य का लाभ भी अच्छा मिलता है और जो हमें बताया जाता है वो सुनने में भी बड़ी आसानी होती है। तो हम इसकी शुरुआत हमारी सनातन संस्कृति के जो ओम का उच्चारण है, जिसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, उद्गीत प्राणायाम से करेंगे। और श्वास ध्यान रखें, पेट में नहीं भरना है, श्वास हमें सीने में भरना होता है। चलिए अंदर श्वास लीजिए। दोनों नाक से एक साथ श्वास लेना होता है, एक साथ छोड़ना होता है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं अपन कि एक नाक को बंद कर लिया, दूसरी से हम श्वास लेते हैं, फिर बंद को खोल करके उससे छोड़ के फिर उससे लेकर के फिर छोड़ते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक साथ श्वास लेना है। कैसे? इसको आराम से करें शुरुआत में। देखो, जब ये प्राणायाम करते हैं तो हम इसी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं कि मेरा अभ्यास तो इतना हो गया है कि थोड़ा सा मैं प्राणायाम कर लेता हूँ, तो उसके बाद ध्यान का अभ्यास हो गया है, बोलने का अभ्यास नहीं है। बोलना बनता रहे। यदि 5-7 मिनट लगातार मैंने प्राणायाम कर लिया तो बोला नहीं जाता, उसमें वो ध्यान की मुद्रा आ जाती है उसमें। इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ आपके साथ, बोलना पड़ रहा है तो आप साथ साथ करते रहें। या ऐसे इसको शुरुआत में 11 बार, फिर 21 बार, फिर 54 बार, फिर 108 बार इसको बढ़ाते जाएंगे। जितना बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपने 50 बार इस प्राणायाम को एक साथ कर लिया, बीच में थकान होती तो रुक सकते हैं। तो उसके बाद आप जब बैठोगे ऐसे ज्ञान मुद्रा में तो इतना आराम आपको फील होगा, इतना आराम फील होगा, आपको लगेगा यार इतना रिलैक्स तो मैं आज तक नहीं हुआ। उस समय की बता रहा हूँ, वो रिलैक्सेशन स्थायी नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना प्राणायाम, देखो अपने जॉइंट, जितने जॉइंट है ना, उन सबको जॉइंट पे ध्यान दो सारे। फिर पूरे जो अपने मुट्ठी के जॉइंट हैं, उंगलियों की जॉइंट हैं, ये सारे के सारे मोमेंट में आने चाहिए। फिर ये कलाई का जॉइंट है अपना, इसको घुमाएं। देखो, जो इस प्रकार का अभ्यास नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा पेन महसूस हो सकता है जॉइंटों में। पेन इसलिए होता है कि जॉइंट को बेचारे को क्या है, पड़े 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 उसको जंग आना शुरू हो गया, फिर एंटीक्लो इसको, तो यही कारण होता है उसका। तो इसलिए ये सब करवाया जाता है। अब थोड़ा नॉर्मल बैठे आप। सूक्ष्म प्राणायाम ही चलेंगे अभी।
ये इस प्रकार से कीजिए, अपने कंधे पर हाथ रखिए और ये कोण आगे से मिलाइए और इस अभ्यास को श्वास के साथ करना आपको। जैसे ऊपर अपना ये जाएगा, श्वास लेना, नीचे आएगा, छोड़ना, इस तरीके से घुमाओ। योग और प्राणायाम और आसन का हर अभ्यास श्वास के साथ होता है। श्वास के साथ करने से लाभ बहुत होता है इसका। इसमें आपके ये जॉइंट है, इन जॉइंटों को बहुत लाभ मिलेगा। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले, तो कस के पकड़ लो, ऐसे मैंने पकड़ा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब अंदर श्वास खींच के इधर खींचो, दूसरी तरफ गर्दन सीधी ही रहेगी आपकी, खींचिए, ये खिंचाव यहां तक आएगा, इधर से फिर ऊपर लीजिए, फिर इस तरफ, फिर सीधा लीजिए, फिर इस तरफ लीजिए, अब थोड़े आप रिलैक्स हो गए होंगे। अब स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में ये 4 चीजें अवश्य होती है: यम, नियम, आसन और प्राणायाम। आगे की जो क्रियाएं होती है वो बुजुर्गों के लिए होती है। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान यानी अपने मन को अपने मन में लगाना, मतलब अपना कुछ भी नहीं है, अपन केवल उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले, 5-7 दिन पहले बेंगलोर जाके आया था। वहां पर जनता पैसे के लिए दौड़ती, उनको खुद को पता नहीं कि मेरा जीवन क्या होगा। एक बच्चे ने अभी अखबार में आया था कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति माह है, मेरे पास अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, सारी ऐश और आराम है मेरे पास, परंतु सुख नहीं है। मतलब एक 25 वर्ष का बच्चा ये लिखता है, अखबार में आती है ये न्यूज कि मुझे सुख नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है परंतु मेरे पास सुख नहीं है। और वो सुख कहां मिलता है? वो सुख शरीर से मिलता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से तो मेरा ये निवेदन है कि अपन उठें, अपनी दिनचर्या को यानी कि नाश्ता अपन खत्म कर दें, कलेवा करना शुरू कर दें, दही रोटी का कलेवा। रात की रोटी हो कोई दिक्कत नहीं होती है, कलेवा करना शुरू कर दें। खाने का समय एक निश्चित होना चाहिए, पढ़ने का समय एक निश्चित समय होना चाहिए कि मैं इतनी देर तक पढ़ूंगा। वो अपनी जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या में लगाएं। और बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी भी मेरा ये आग्रह है कि अपन जब भी खेती करें तो उसमें खेती में अपन हल से जुताई करें, जितनी जमीन में करेंगे। और सबसे बड़ा आग्रह है, भले ही घर में आज सबसे बड़ा रोग जो है वो शहरों में अपन सब्जियां खाने लग गए, शहरों की सब्जियां, और गांव की भी सब्जियां खाने लग गए। लेकिन गांव में सब्जियां पैदा होती है, सब्जियां होगी, खूब होगी, लोग 1 साल तक रखते हैं, मैंने सुना है यहाँ पर। परंतु ये 1 साल तक जो सब्जियां रखते हैं वो पेस्टिसाइड नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितनी दवाइयों की चीजें होती है ना, मैं तो राजगढ़ में रहता हूँ, वहां पर बिना दवाई की कोई सब्जी नहीं आती है, अन्न भी बिना दवाई का नहीं मिलता है। यानी कि ये सारे रोग का कारण तो ये अन्न और ये सब्जियां हो गई। सबको अपने घर पे भले 2 ही चीज पैदा करें, भले एक पालक ही पैदा कर ले, भले बथुआ ही पैदा कर ले, बस सब्जी पैदा करनी चाहिए, भले थोड़ी बहुत। मैं मेरे घर में करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मेरे घर में भी करता हूँ, गमलों में करता हूँ, बाल्टी में करता हूँ, टब में करता हूँ, परंतु सब्जी पैदा करता हूँ। कम से कम अपने लिए तो यार थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था करो जिसमें कोई दवा नहीं लगे, भले आपके कम हो जाए। वो घर के लिए तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 20-25 किलो मूंग है, वो अपने घर में शुद्ध है, उसमें कोई स्प्रे नहीं किया है हमने। 10 किलो मोठ है, वो अपने घर में शुद्ध है। या फिर अपन घर में अपने यहाँ पर ही थोड़ी सब्जियां पैदा करें, सब सब्जियां पैदा करें, सारी सब्जियां होती हैं अपने यहाँ पर। 3 काम अवश्य करें। एक तो दिनचर्या को व्यवस्थित करें, दूसरा आसन 30 मिनट तक आसन अवश्य करें। जितने भी आसन, जितने सुखासन होते हैं वो सुखासन करने चाहिए, सभी व्यक्तियों को करने चाहिए। नहीं होता है धीरे धीरे करें, कोई दिक्कत नहीं है, आसन जरूर करें। और तीसरा है प्राणायाम अवश्य करें। सबसे बड़ा कर्म है प्राणायाम का
इस श्वास को धारण करने का सबसे बड़ा कर्म है। तो ये श्वास को धारण करना चाहिए, भले ही आप 1 बार करें, भले ही आप 20 बार करें, भले ही आप 1 घंटे करें। अपनी रोकने की जो क्रिया होती है ना श्वास की, जैसे अपन ने श्वास खींचा, एक अनुलोम विलोम अपन सभी जानते हैं कैसे होता है, एक नाक से खींचना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। अब उस अनुलोम विलोम में अपन यति दे देते हैं, यानी रोक देते हैं उस अनुलोम विलोम। जिस नाक से श्वास खींचा उसके बाद उसे रोक लें उसे। अब उसकी प्रक्रिया क्या है, 1:4:2, यानी जितनी देर अपन श्वास खींचते हैं उससे 4 गुना रोकना है और 2 गुना छोड़ना है। अब प्रक्रिया अपने को ये करनी है, 4 गुना नहीं होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने 5 सेकंड श्वास खींचा तो उसे 20 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड श्वास निकालना है। अपने को जो क्रिया है वो बीच वाली बढ़ानी है, 20 सेकंड वाली, यानी कि 20 सेकंड से 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, 60 करेंगे, 70 करेंगे, जितनी कर सकते हो उतनी करेंगे। ऐसी व्यवस्था हमेशा करें। भले 4 ही श्वास लो, आप 4 श्वास लेंगे तो भी कम से कम 3 मिनट तो श्वास रुक ही गया ना। तो नित्य प्रति करना चाहिए। आप यदि लगातार करेंगे तो ये बीपी की बीमारी है, आजकल थायराइड की बीमारी आती है, ये सारी बीमारियां, ऐसी बीमारी, कैंसर नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में प्रेशर से होता है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रेशर से मिलती है, जिसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो प्राणायाम हर व्यक्ति को, हर माताओं को, हर बहनों को और हर पुरुषों को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अपने ही अपनी जिंदगी में ऐसा काल देखा है, शायद पहले वाले लोगों ने नहीं देखा होगा कि श्वास के लिए लोग लड़ रहे थे। अपन ने देखा है ये काल, और इसलिए अपने को ये सीख ले लेनी चाहिए कि इस प्राणायाम से अपने को श्वास रोकना है। ऐसी व्यवस्था जब अपन करते रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए विशेषकर बताता हूं मैं, यदि कोई विद्यार्थी प्राणायाम करता है तो उसका मन हमेशा उसके मन में ही रहता है, यानी कि वो पढ़ेगा वो उसके याद होगा। ये सारी व्यवस्थाएं अपने को करेंगे, उसी का औचित्य है कि अपन ये योग दिवस मना रहे हैं। और इसमें अपनी जितनी एक्सरसाइज करते हैं, वैसे जितने भी घरों में आजकल देखें ना अपन, कमर दर्द, पैर दर्द के बीमार ज्यादा मिलते हैं, विशेषकर स्त्रियां। 70% स्त्रियां, 30% पुरुष ऐसे हैं जिनके पैरों में और कमर में दर्द होता है। खान पान की व्यवस्था गलत हो गई, इसी का ही कारण था। जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों में हम घर में क्या कर सकते हैं, ये चिकित्सा मेरे पास तो कभी आ जाएंगे, यानी डॉक्टरों के पास तो कभी भी चले जाओ, आप उठ के चले जाओ। व्यवस्था यही रहती है जिंदगी की। पेट में दर्द होता है ना तो सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों 500 रुपए खर्च करते हो? 500 रुपए घर में अनार का जूस पी लेते ना तो पड़ोसी के पेट में दर्द नहीं होता। यानी कि खान पान की व्यवस्था, चिकित्सा के भरोसे मत चलो, चिकित्सा में सब कुछ गलत है, परंतु अपन यदि अपने घर पे जो व्यवस्थाएं, उसमें सारी चिकित्साएं ऐसी बताई। कि सुनते भी हैं, आज भी सुनते हैं कि फला ऋषि 500 वर्ष तक जिंदा थे, फला ऋषि 1000 वर्ष तक जिंदा थे। वो इसीलिए जिंदा थे क्योंकि अपन अपने श्वास को ज्यादा खर्च कर देते हैं, और ज्यादा खर्च करने के कारण से वो अपने श्वास उतने ही होते हैं। क्योंकि जीवन तो जहां से पैदा हुआ वहां से लेकर मरण भी निश्चित था कि इतने श्वास लेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। पता नहीं बैठा बैठा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसके श्वास वो नाश्ता भूल गए, खत्म हो गए, और दही रोटी। अब उस श्वास को रोकने की क्रिया जो है वो अपने को हमेशा खाना भूल गए। और विशेषकर कई बच्चों को श्वास के रोकने की प्रक्रिया है, समय विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि योग विद्यार्थियों से, यानी यदि कोई बच्ची दूध नहीं पीती है तो निश्चित है वो रोगी है। दूध नहीं पीती है तो रोगी है। यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीता है तो वो रोगी है। यदि कोई बच्चा दही नहीं खाता है तो वो रोगी है। यानी किस कारण से? कि उसे और कोई चीज अच्छी लगती है, और मन को जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, वो सबसे बड़े रोग का कारण होती है। जितनी भी ज्यादा अच्छी चीज लगती है वो रोग का कारण होती है। यानी कहते हैं ना अपन, आज सब्जी बहुत टेस्टी बनी, यानी उसमें मिर्च मसाले अच्छे पड़े थे इसलिए वो टेस्टी बनी, इसका मतलब शरीर में रोग पैदा करेगी। हर रोग की चिकित्सा है, और सारी चिकित्साएं ऐसी ही बताई गई है कि अपने को इस रोग में, जैसे मान लो खांसी आ रही है तो घर में क्या करना है? छोटी सी बात बता दे, तुम चाय पीते हैं सबके सब, उसमें ग्लूकोज डाल दो,
चाय में ग्लूकोज डालकर पी लो, खांसी बंद हो जाएगी, 5-7 दिन तक लगातार पी लो। ऐसी छोटी छोटी चिकित्साएं, सारी चिकित्साएं। गेहूं का पानी पी लो, गेहूं को उबालकर और उसे छानकर 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पी लो, खांसी खत्म हो जाएगी। खत्म होती है, पहले माताएं देती थी। एक छोटा सा उपाय बताता हूं, अपन मैं तो मेरी जिंदगी में मैंने लिया है, और बुजुर्ग लोग जितने भी, उनकी माताओं के पास कभी भी नहीं था कि पेट में दर्द होता है तो क्या देना चाहिए, बुखार जुकाम हो गई तो क्या देना चाहिए। क्या करते थे, जब माताएं रोटी बनाती थी ना, तो तवा लास्ट में जब रोटी बनाती थी, तवा गर्म रहता था, उसके ऊपर 1 घूंट पानी डालते थे। पानी डाल के उसमें 2 दाने अजवाइन के डालते थे और वो छानकर और बच्चे को पिला देते थे। वो बच्चा कभी भी अस्वस्थ, उस बच्चे का जिंदगी में लीवर खराब नहीं हो सकता, जिंदगी में लीवर खराब नहीं हो सकता। एक छोटा सा कर्म है, कोई कर्म नहीं ऐसा, केवल आपको उस पर पानी डालना है रोटी बनाने के बाद में थोड़ा सा, और उसमें 4 दाने 1 चुटकी भर के उसमें अजवाइन डाल लिए, अजवाइन डालकर और उसको छान कर पिला देना है बच्चे को। बस इतना सा, कितनी बड़ी। और यदि 10,000 की दवाई ले आओ, वो बच्चा ठीक नहीं होगा। और वो अजवाइन का जो, जिसे अपनी भाषा में बोलते डबकन लिया, यानी वो डबकन लेते थे ना, उससे ठीक हो जाते थे बच्चे, है कि नहीं। हींग जो है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, हींग को पानी में घोलकर उसकी नाभि के चारों तरफ लेप करते हैं, केवल एक गोलाई में लेप कर दें, 10 मिनट में पेट दर्द बंद हो जाता है। 10 मिनट में पेट दर्द बंद हो जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं अपने यहाँ पर ही है, दूसरी जगह पर नहीं है, दूसरी जगह पर नहीं है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं अपने घर में पड़ी है। हम भी वही चिकित्सा करते हैं जो आपके अपने घर में पड़ी है। उन्हीं द्रव्यों को मिलाकर, उल्टा सीधा मिलाकर हम भी एक नई औषध बना देते हैं और उस औषध से रोगी ठीक हो जाता है। नीम के पत्ते खाने से शुगर खत्म हो जाता है, सत्य है। यदि खाकर तो देखो, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। मेरे खेत में जो बुजुर्ग रहते थे, वो सारे दिन, वो सुबह पहले आके और नीम खाते थे, जैसे गाय भैंसे खाती है वैसे खाते थे। मैंने कहा बाबा क्यों खाते हो? बोले बेटा इससे खून शुद्ध हो जाता है, कोई रोग नहीं होता। मैं भी लग गया, मैं भी सुबह पहले जाकर और मैं भी उन्हीं की तरह नीम खाने लग गया। थोड़े दिन बाद में एक दिन क्या हुआ, ये ततैया बड़ी मधुमक्खी या मधुमक्खी मेरे हाथ पर बैठी, मेरे हाथ को काटी, वो मर गई। मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ? बोले तेरा खून इतना शुद्ध हो गया कि ये इसका जहर है ना, वो तेरे शुद्ध खून इसके लिए जहर हो गया, इसके जहर में। उसके बाद तो मैंने मधुमक्खियों के छत्ते हाथ से तोड़ तोड़ कर बहुत खाया शहद, बहुत खाया शहद, लाल हो गया था एकदम शहद खा खा के। ये कहने की बात है, हर चीज में औषध है और वो औषध अपने घर में है। ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और ऐसा ही मैंने अपन लोगों के लिए, मैंने किसी कमाई के लिए ये YouTube चैनल नहीं बनाया, खुद के लोगों के लिए फायदा हो घर में। मेरे को पूछते हैं लोग, आज भी बाहर से पूछते हैं कि साहब ये हो रहा है, इसमें आपने ये बताया किस तरीके से लेना है। हाँ भाई इस तरीके से आप ले लो, ठीक हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं अपने को सबको करनी चाहिए। आयुर्वेद जीवन दर्शन के नाम से चैनल चलाता हूँ, चिकित्सा का चैनल है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। केवल घर में किस रोग में क्या चिकित्सा करनी चाहिए और अपने घर में जो चीज लग रही है उसको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बिताएंगे तो निश्चित स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।